हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय विरोध प्रबंधन एवं समाधान। तो जी इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विरोध के कारण। तो जी पहला क्वेश्चन है विरोध उत्पन्न क्यों होता है। तो विरोध क्यों उत्पन्न होता है, किसी भी विषय पर किसी भी वाद विवाद में विरोध क्यों उत्पन्न होता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि विरोध उसमें स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाता है जब दो या दो से अधिक राष्ट्र किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब राष्ट्र का नहीं, अब मनुष्य का ही कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। जब दो मनुष्य किसी एक ही वस्तु को, एक ही लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनमें स्वाभाविक रूप से विरोध उत्पन्न होगा ही होगा। तो जी विरोध इसलिए ही उत्पन्न होता है जब दो या दो से अधिक राष्ट्र किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, या फिर किसी एक स्थिति पर पहुंचना चाहते हैं, या एक ही जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। जैसे भारत का कब्जा कश्मीर पर है और पाकिस्तान भी चाहता है कि वो कश्मीर पर कब्जा करे। इस प्रकार वो एक ही वस्तु पर, एक ही जगह पर कब्जा करना चाहते हैं, या विपरीत नीतियां अपना लेते हैं, या विपरीत दिशाओं में भूमिकाएं निभाना आरंभ कर देते हैं, या विपरीत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना आरंभ कर देते हैं, या विपरीत उद्देश्यों को अपनाकर अपने अपने ढंग से उनकी प्राप्ति के लिए कार्य आरंभ कर देते हैं, तब विरोध उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है संघर्ष प्रबंध उपकरण का वर्णन करो। कि जो संघर्ष प्रबंध है उसमें क्या उपकरण है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों विशेषता हमारे समय के संबंधों के लिए मुख्य अनिवार्यता है। यहाँ बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आवश्यक है कि जो लोग हैं वो शांति बनाए रखे, जो राष्ट्र है शांति बनाए रखे। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्र जो है वो शांति नहीं बनाए रखेंगे तो क्या होगा, युद्ध। अगर शांति नहीं होगी तो युद्ध। अब युद्ध होगा तो युद्ध में अब परमाणु बमों का इस्तेमाल होगा, परमाणु बम का इस्तेमाल होगा तो सारी की सारी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जो राष्ट्र है वो विवाद को समाप्त करें और शांति बनाए रखें। युद्ध का पूर्ण युद्ध यहाँ दिया गया है आगे, युद्ध का पूर्ण युद्ध में बदलना तथा भविष्य के युद्ध के अंतरंत विध्वंस स्वरूप के ने मनुष्य को यह सोचने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के अनर्थक प्रयासों के लिए बाध्य कर दिया है। यही तथ्य शांति बनाए रखने के उत्तरदायित्व वाली अंतर्राष्ट्रीय मशीनरी के रूप में विश्व सरकार के विकास या संगठन के समर्थन प्राप्त के लिए उपकरण बना है। मैगथनो के शब्दों में मैगथनो कहते हैं कि एक शताब्दी के 1/4 भाग में 2 विश्व युद्धों के अनुभव और तीसरे परमाणु शस्त्रों से लड़े जाने वाले युद्धों के असरों ने विश्व राज्य को अभूतपूर्व आवश्यकताओं के विषय को जन्म दिया है। मेरे को लगता है कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे विवाद के प्रबंधन एवं समाधान की विशेषताओं का वर्णन करो। तो जिसमें सबसे पहले इधर इजी करके दिए गए हैं, पीछे 2 ही 3 पॉइंट दिए गए हैं, इसलिए मैं पीछे से नहीं करवाऊंगी, इधर से करवा रही हूँ मैं आपको। विश्व सरकार विश्व शांति तथा व्यवस्था निर्माणकर्ताओं के रूप में। तो जी यहाँ बताया गया है कि जो विश्व सरकार है वो विश्व शांति, जो विश्व सरकार है उसके द्वारा विश्व शांति का निर्माण होगा। मैं आपको इस बारे में सचेत करना चाहूंगी कि जो अभी इस समय तक है वो विश्व सरकार का निर्माण नहीं हुआ है, और मेरे को नहीं लगता है कि कभी हो भी पाएगा, क्योंकि संपूर्ण विश्व को एक सरकार के अधीन करना इतना आसान नहीं है। तो विश्व सरकार, यहाँ बोला गया है कि अगर विश्व सरकार की स्थापना होती है तो उसकी स्थापना से विश्व में शांति होगी, क्योंकि अगर विश्व सरकार की स्थापना होगी तो संपूर्ण विश्व को उसकी जो बात है वो माननी पड़ेगी। अब उसकी बात मानेंगे तो क्या होगा, शांति की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि जो सारा विश्व है वो एक राष्ट्र, एक इकाई के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है विश्व सरकार प्रभुसत्ताशाली राष्ट्र व्यवस्था के विकल्प में रूप में। यहाँ बोला गया है कि यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान राष्ट्र राज्य व्यवस्था को जो अनावश्यक मुद्दों तथा झगड़ों के लिए उत्तरदायी है को समाप्त करने के लिए एक ऐसे विश्व स्तर पर सत्ता प्राप्त विश्व सरकार के बनाने की आवश्यकता है जिसे शांति तथा सुरक्षा की रक्षा करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व दिया जा सके। बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं बताना चाहूंगी कि आप अगर आप ये पॉइंट लिखेंगे तो आप उसके अंदर क्या लिखेंगे, आप सीधा सीधा लिखेंगे विश्व सरकार जो है वो प्रभुसत्ताशाली राष्ट्र है वो है अमेरिका के व्यवस्था के विकल्प के रूप में। जो प्रभुसत्ताशाली राष्ट्रों के हैं उनका एक विकल्प हो जाएगा, जिस जो प्रभुसत्ताशाली राष्ट्र है वो सारे के सारे विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेंगे, क्योंकि जो विश्व सरकार है वो उनके अधीन आ जाएगी, तो संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना होगी, ये यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है विश्व सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति प्रबंधन की आदर्श व्यवस्था के रूप में। तो जी अब अगर आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे
तो आप इसमें ये लिखेंगे कि जैसे किसी जो भारत है, भारत में के अन्य राज्य हैं, उनको शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का उपयोग किया जाता है तथा उसके संधियों का उपयोग किया जाता है, वैसे ही अगर विश्व सरकार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुद्दा होगा, कोई कुछ विवाद होगा, तो कानून का उपयोग किया जा सकता है और जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति की व्यवस्था होगी। होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय समाज अपनी शांति तथा व्यवस्था के लिए राज्य के अस्तित्व के प्रति ऋणी होते हैं, जो भू क्षेत्र के अंदर अपनी उच्चतम शक्ति द्वारा शांति तथा व्यवस्था बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है विश्व सरकार सामूहिक सुरक्षा का अगला स्तर है। तो जी अगर आप ये पॉइंट लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि जो विश्व सरकार है वो सामूहिक सुरक्षा प्रदान करेगी जो विश्व है, क्योंकि अगर कोई राष्ट्र किसी एक राष्ट्र पर हमला करेगा, फॉर एग्जाम्पल भारत पर हमला कर दिया पाकिस्तान ने, तो जो संपूर्ण विश्व है वो भारत के साथ खड़ा हो जाएगा और पाकिस्तान के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, ठीक है, ताकि तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति ना उत्पन्न हो। अब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था, क्योंकि जो दो राष्ट्र हैं उनके साथ वो मित्र राष्ट्र और जो दूसरे राष्ट्र थे वो अलग अलग विश्व दो गुटों में बट गया। तो उस स्थिति से बचने के लिए ही सामूहिक सुरक्षा का अगला स्तर है। नेक्स्ट है विश्व सरकार विश्व संघ की ओर प्राकृतिक विकास है। यह बताया गया है कि जो विश्व सरकार है कि समर्थन में हमारे समय की प्राकृतिक अवस्था मानते हैं, राष्ट्रों के बीच आत्मनिर्भर समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अविष्कार तथ्य है, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप सीधा लिखेंगे कि जो विश्व सरकार है वो एक संघ के रूप में कार्य करेगी तथा इसके कारण सारे के सारे विश्व में एक जैसी व्यवस्था लागू होगी तथा संपूर्ण विश्व एक ही इकाई के अंतर्गत आएगा, ठीक है। विश्व सरकार अंतर्राष्ट्रीय जीवन के दर्शन के रूप में जो विश्व सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय जीवन देखिए यहाँ बताया गया है कि जो बहुत से विद्वानों ने भविष्य को विश्व सरकार के लाभ हानियों के बारे में चर्चा शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पूर्णतः आत्मनिर्भर हितों में है, क्षेत्रीय आर्थिक संस्थाओं की संख्या में वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी निरंतर बढ़ती भूमिका है। आप इसमें सीधा सीधा लिखेंगे, कोई इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि जो विश्व सरकार है अंतर्राष्ट्रीय जीवन के दर्शन के रूप में है कि जो विश्व सरकार है वो अगर पूरा विश्व एक ही सरकार के अधीन आएगा तो सारे के सारे विश्व में एक ही जैसी ही शासन व्यवस्था लागू होगी, ठीक है, जिसके कारण सभी व्यक्तियों को एक जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। अब यहाँ के जीवन में और अमेरिका के जीवन में व्यक्ति के जीवन में कितना अंतर है, ठीक है, वो जीवन के जो अंतर है उसको समाप्त करने के लिए विश्व सरकार का होना जरूरी है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आप कोई और क्वेश्चन में पूछना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। और नेक्स्ट हम लेसन करेंगे पार्ट नंबर 6 है जो हमारा वर्चस्व एवं मध्यस्थता। उसके मैंने जो नोट्स हैं वो मैं खुद बनाऊंगी क्योंकि उसमें बताए नहीं गए हैं, आपको नोट्स बताए ही नहीं गए हैं। वेट, वो लेसन नेक्स्ट है तो पहले हम जो हमने प्रीवियस वीडियो कर रहे हैं हम उनको कवर कर लेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।